जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम आप लोग को जो है जीके जीएस के कुछ प्रमुख क्वेश्चन को बताएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आगामी जो है एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी का है, तो उसके लिए जो है यह बहुत ही यूजफुल है। तो आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो आप लोग को बताना है माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किसका किया जाता था, सिक्के का या पत्थर के औजार का या कपड़े का या मिट्टी के बर्तन का। तो बताइए ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पत्थर। पत्थर के औजार जो है वह शुरुआती में इस्तेमाल किया जाता था, और किसी लिए इससे जो है मांस को लोग जो है काटते थे, और जो है माप तौल के रूप में भी जो है पत्थर के औजार के उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपद अर्थात किस जनपद से होकर बहती हैं। तो गंगा और सोन नदियां जो है प्राचीन भारत के एक महाजनपद किस जो है नदी से होकर बहती थी, और वह क्या है आप लोग को बताना है। तो पहला विकल्प है कंपोज, विकल्प बी है कौशल, विकल्प सी है मगध, विकल्प डी है चंपा। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है। यदि बात की जाए महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो महाजनपदों का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, तो यह जो है कहाँ मिलता है, बौद्ध और जैन दोनों जो है धर्मों में मिलता है। यदि बात की जाए जैन धर्म में, तो जैन धर्म जो है अंगुत्तर निकाय में जो है मिलता है जैन धर्म में, जबकि बौद्ध धर्म में किस में मिलता है, तो बौद्ध धर्म में जो है भगवती सूत्र में मिलता है। यदि बात की जाए कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसको विकल्प में देखिए, चंपा जो है यह एक महाजनपद नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक महाजनपद की क्या है, राजधानी है। और यह किसकी राजधानी है, तो यह जो है अंग साम्राज्य जो था उस समय, उसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। मगध की राजधानी क्या है, तो मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह या राजगृह थी। और यह जो है गंगा और सोन नदी के से होकर गुजरती थी। इससे जो है मगध से होकर जो है गंगा और सोन नदियाँ गुजरती थी। जबकि कौशल की राजधानी क्या थी, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। जबकि कंबोज की राजधानी क्या थी, तो कंबोज की राजधानी हाटक थी। तो हमारा कौन सा सही है, दूसरे का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया। तो आप लोग को बताना है दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था, पृथ्वीराज चौहान द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या शेरशाह सूरी द्वारा। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है सीरी नगर शहर की स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही जो है घोड़ा दागने और हुलिया का जो कार्य था वह किसने किया, प्रारंभ किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। इसने जो है सबसे पहले मंडी की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी की बात की जाए तो शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रैक जो रोड है उसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम में स्थित है। यदि फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है फिरोज शाह कोटला और फिरोज शाह और जौनपुर नगर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। और अगला है पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है 2 प्रमुख युद्ध लड़े गए, जिनका जो है उल्लेख बार बार क्वेश्चन एग्जाम में किया जाता है। वह कौन कौन सा है, तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, जबकि मोहम्मद गोरी की पराजय। जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज की जो है पराजय होती है और मोहम्मद गोरी की जो है क्या होती है, जीत होती है। और यह कब कब लड़ा गया, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में और तराइन का द्वितीय जो है 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है। तो आप लोग को बताना है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है, आनंदपुर साहब में या अमृतसर में या नांदेड़ में या लुधियाना में। तो बताइए कौन से सही है। यदि गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए तो यह सिख धर्म के जो है 10वें गुरु थे, और इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो है
पटना बिहार में हुआ था। और इनका जो समाधि स्थल है वह कहाँ है? नांदेड़ में है। और जो कहाँ पड़ता है? तो यह जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो आप लोग को बताना है कि 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ था। विकल्प ए है लॉर्ड डलहौजी, विकल्प बी है लॉर्ड लीटन, विकल्प बी है जो है सी है जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विकल्प डी है लॉर्ड कैनिंग। तो बताइए कौन सा सही है। यदि आप लोग को ये पता होगा कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था तो आप लोग को बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि बात की जाए डलहौजी की तो इनका कार्यकाल जो है 48 से लेकर लगभग जो है 53-54 तक रहता है। और इन्होंने जो है हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत को जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। लॉर्ड लीटन की बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो है लगभग 1970 के बाद 1870 के बाद था। और इनका जो इनके कार्यकाल के दौरान जो है सबसे प्रमुख कार्यकाल इनका कार्यकाल के दौरान क्या घटना हुई थी तो इन्होंने जो है समाचार पत्रों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। और वो किस माध्यम से? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इन्हीं के शासनकाल में लाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात की जाए तो ये जो है भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल थे। जबकि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। इनका कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो है 56 से लेके 61 तक लगभग रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। यह SSC CHSL 2016 में पूछा गया था। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है, अमेरिका, नॉर्वे, चीन या भारत। यदि बात की जाए लोकतंत्र की तो लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले ब्रिटेन में होती है, किंतु लिखित जो संविधान है वह कहाँ पर थी? तो ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन जो है यह सही है कि यहाँ पे जो है लोकतंत्र है। नॉर्वे में भी लोकतंत्र है, जैसा कि सर्वे जो आता है तो सबसे जो प्रथम स्थान लगभग प्राप्त करता है तो नॉर्वे करता है। किंतु चीन में जो है यह लोकतंत्र नहीं स्थापित है। भारत जो कि आप लोग को पता ही है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो बताइए कौन सा सही है, अनुच्छेद 21 सही है या अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 56। यदि अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। जबकि 51 में क्या दिया गया है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्या करेगा कि युद्ध क्षेत्र या शांति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करेगा या प्रयास करेगा। अनुच्छेद 26 किसका उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। जबकि अनुच्छेद 56 किसका उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान का भाग जो 17 है वह किससे संबंधित है। यह जो है SSC CGL MTS 2018 में जो 2021 में जो है CGL में पूछा था और 2018 में जो है MTS में पूछा गया था। तो आप लोग बताइए भारतीय संविधान का भाग जो 17 है वह किससे संबंधित है? चुनाव से या राजभाषा से या पंचायत से या मौलिक अधिकार से। तो बताइए ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। यदि मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार जो है किस भाग में दिया गया है? भाग 3 में दिया गया है। और किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है 12 से लेके 35 तक जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में जो है कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो 7 था, किंतु जो 6वां मौलिक अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार था इसे जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। यदि पंचायत की बात की जाए तो पंचायत जो है अनुच्छेद 243 में दिया गया है। और किस भाग में दिया गया है? तो भाग जो है 9 में दिया गया है। और यह पंचायत जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। राजभाषा का बात की जाए तो राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है। और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 343 से लेके 351 तक किया गया है। जबकि चुनाव का जो उल्लेख है, चुनाव आयोग का उल्लेख या चुनाव का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में किया गया है।
और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329 तक किया गया है। यदि बात की जाए भाग 18 की, तो भाग 18 जो है आपात का उपबंध करता है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसके तरीका निम्न में से किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो आप लोग को बताना है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका जो है निम्न में से किस द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, या जो है संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमत से। संसद के विशेष बहुमत का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद जो है किस में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 80 में किया गया है। जबकि जो लोकसभा है उसका जो है किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में उल्लेख किया गया है। संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना? तो आप लोग को बताना है कि कौन पहली बार जो है गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बने थे। जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? यदि जाकिर हुसैन की बात की जाए तो जाकिर हुसैन जो है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और ये जो है प्रथम जो है मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी थे। एस राधाकृष्णन की बात की जाए तो एस राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे वे एस राधाकृष्णन थे और इनका कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है? तो 1962 से प्रारंभ होता है। जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है भारत के कब राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है भारत के राष्ट्रपति 2002 में चुने जाते हैं। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में स्थित है? तो आप लोग को बताना है पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थान कौन सा देश में स्थित है। विकल्प ए है केन्या, विकल्प बी है कांगो, विकल्प सी है लीबिया और विकल्प डी है चिली। यह जो है SSC CHSL 2021 में पूछा गया था। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? सबसे पहले आप लोग बताइए केन्या की राजधानी क्या होती है? तो केन्या की राजधानी क्या होती है? नैरोबी होती है। यदि कांगो की बात की जाए तो कांगो की राजधानी क्या होती है? किशांसा होती है। जबकि लीबिया की राजधानी क्या होती है? हून या त्रिपोली होती है। तो यदि चिली की बात की जाए तो चिली की राजधानी क्या होती है? सात्ती यांगो होती है। तो केन्या की राजधानी नैरोबी, कांगो की राजधानी क्या होती है? किशांसा जो है देखिए कांगो की राजधानी क्या होती है? किशांसा। जबकि लीबिया की राजधानी क्या होती है? हून या त्रिपोली। जबकि चिली की राजधानी सात्ती यांगो। यदि बात की जाए पृथ्वी का सबसे शुष्क जो मरुस्थल है वह कौन सा है? तो आटाकाम मरुस्थल है और यह किस देश में है? तो यह जो है चिली देश में स्थित है। और यह किस महाद्वीप में है? यह दक्षिण जो अमेरिका है उस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप लोग को बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर जो है वह कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर या हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, प्रशांत महासागर। यदि प्रशांत महासागर की बात की जाए तो यदि इसके सबसे गहरे स्थान की बात की जाए तो कौन सा है? मैरियाना गर्त है जो कि विश्व में सबसे गहरा गर्त है। यदि हिंद महासागर की बात की जाए कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है तो वह है सुंडा गर्त। जबकि अंटार्कटिक महासागर की बात की जाए तो अंटार्कटिक महासागर का जो सबसे निचला गर्त है वह क्या है? तो प्यूर्टो रिको है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो आप लोग को बताना है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं
कितने देशों के साथ लगती हैं? 1, 2, 3 या 4, 5। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, अर्थात 3। पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वह 3 देशों के साथ लगती हैं। तो आप लोग बताइए कि कौन कौन से देश के साथ सीमा लगती हैं। एक जो है किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। दूसरा है जो है किसके साथ लगती है? तो नेपाल के साथ। और तीसरा किसके साथ लगती है? तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो बताइए कि बार बार बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है वह क्या है? विकल्प ए है मृदा अपरदन, विकल्प बी है वनोन्मूलन, विकल्प सी है नदी तल का अवसाद, जबकि विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? इसका जो सही आंसर है वह है डी। जो बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन से भी होता है, वनोन्मूलन से भी होता है, जबकि नदी तल का अवसादन से भी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 कि उत्पादन कार्य का प्रतीक है। तो आप लोग बताना है कि उत्पादन कार्य का प्रतीक है। तो आप लोग को बताना है कि किसका प्रतीक है? आर्थिक संबंध का, विकल्प ए है आर्थिक संबंध का, विकल्प बी है सामाजिक संबंध का, जबकि विकल्प सी है औद्योगिक संबंध का, जबकि विकल्प डी है लागत संबंध का। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही संबंध है वह है सी। औद्योगिक संबंध का जो प्रतीक है वह क्या है? उत्पादन कार्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से मूल लागत किसके बराबर होती है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से जो है मूल लागत किसके बराबर होती है? विकल्प ए है अंतर्निहित लागत के, विकल्प बी है वह है केवल परिवर्तन लागत के, विकल्प सी है परिवर्तित लागत या जमा स्थिर लागत, विकल्प डी है केवल स्थिर लागत। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है केवल परिवर्तित लागत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग को बताना है कि सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? ऑर्नियोलॉजी या हर्पेटोलॉजी या वनीरोलॉजी या एपीकल्चर। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? देखिए ए है ऑर्नियोलॉजी, विकल्प बी है हर्पेटोलॉजी, विकल्प सी है वनीरोलॉजी, विकल्प डी है एपीकल्चर। तो बताइए कौन सा सही है? यदि एपीकल्चर की बात की जाए तो यह किससे संबंधित है? यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। वनीरोलॉजी के किससे संबंधित है? तो यह जो है इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो सपनों का जो अध्ययन है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वनीरोलॉजी के अंतर्गत। जबकि हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत जो है सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। जबकि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 18 कि जीवधारियों में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो आप लोग को बताना है कि जीवधारियों में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, ऊतक होती है, अंग होता है या तंत्र होता है? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? यदि तंत्र की बात की जाए तो सबसे बड़ी तंत्रिका मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र कौन सी होती है? सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र कौन सी होती है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे बड़ी जो है तंत्रिका तंत्र कौन सी होती है। यदि बात की जाए जीवधारियों में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो कोशिका होती है। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम जो है 1665 ईस्वी में किया था। तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया था। किंतु इसका सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत जो है स्लाइडन और स्वान ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि फरवरी 2020 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो आप लोग को बताना है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी जो है किसने लिखी है? विकल्प ए है अरविंद अडिगा, विकल्प बी है देवदत्त पटनायक, विकल्प सी है नवदीप सिंह गिल और जबकि विकल्प डी है इंद्र प्रमित दास। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, नवदीप सिंह गिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का स्थान क्या है?
तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है भारत का स्थान क्या है आप लोग को बताना है। विकल्प ए है 142, विकल्प बी है 136, विकल्प सी है 132, विकल्प डी है 139वां। तो बताइए कौन सा रैंक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का जो स्थान है वह कितना है, 136। यदि बात की जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम किसका स्थान है, तो फिनलैंड का स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जुलाई 2022 में केंद्र के किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य एक समिति का गठन किया गया है। तो जुलाई 2022 में केंद्र के किसकी अध्यक्षता में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति जो है गठन किया गया है। विकल्प ए है कपिल देव त्रिपाठी, विकल्प बी है नरेश कुमार, विकल्प सी है जिष्णु बरुआ, विकल्प डी है संजय अग्रवाल। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है संजय अग्रवाल, अर्थात हमारे नाम से हैं, आप लोग याद भी कर सकते हैं। संजय अग्रवाल जो हैं जुलाई 2022 में जो केंद्र की जो है संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक जो है समिति का गठन किया गया। तो ये रहे आज के प्रमुख जो है क्वेश्चन जीके जीएस से संबंधित। यदि ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी साथी इस चैनल पर भी नए हैं तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।